मनोहर सरकार के पहले और मौजूदा शासन में हरियाणा प्रदेश में ढेरों योजनाएं आई। कुछ ऐसी रही जिनकी गूंज देश भर में रही, लेकिन कुछ ऐसी भी रही जो विपक्ष के पैमाने पर खरी नहीं उतरी। उन्हीं कुछ योजनाओं की कड़ी में से एक है महाग्राम योजना, जिसे लेकर सूबे के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला खुद बड़े संजीदा दिखाई दे रहे हैं। कोशिशें गांव की सूरत बदलने की और कुछ कुछ शहरों की तरह सुविधाएं वहां पर देने की है, लेकिन क्या वो कोशिशें वाकई परवान चढ़ पा रही हैं? आज की पॉलिटिकल पंचायत में चर्चा इसी पर, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश जो अपने आप में अपने तरह की ग्रामीण जीवन संस्कृति समेटे हुए है। ये मिट्टी से सोना उगाने की क्षमता रखने वाले मेहनतकश लोगों की धरती है। यहाँ की अधिकतर आबादी इन्हीं गांवों में वास करती है। 5 दशक पहले पंजाब से अलग होने के बाद इसके सामने अनेकों चुनौतियाँ थी, लेकिन इन गुजरे दशकों में बहुत कुछ बदला और बहुत कुछ बदल भी रहा है। मनोहर सरकार में इस प्रदेश ने बड़े बड़े बदलाव देखे हैं। गांवों की दशा काफी हद तक सुधरी है। गांवों में बिजली, सिंचाई और कई बड़े सुधार देखे गए हैं। पिछले कुछ सालों में ही गांवों को पूरी तरह खुले में शौच मुक्त कर दिया गया, जिसकी खूब चर्चा भी हुई। गांव-गांव में स्वच्छता अभियान चलाए गए। ग्रामीण स्तर पर स्वच्छता कार्यक्रम चला, लोगों को जागरूक किया गया। इसके बाद हरियाणा सरकार ने एक और बड़ा कदम बढ़ाया, जिसका नाम है महाग्राम योजना। महाग्राम योजना के तहत स्वतंत्रता दिवस के दिन फरीदाबाद के सोतई गांव को स्वच्छता रूपी आजादी मिल जाएगी। महाग्राम योजना की शुरुआत स्वतंत्रता दिवस के दिन फरीदाबाद के सोतई गांव से की जाएगी। प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने खुद इस दिशा में की जा रही तैयारियों को लेकर संजीदगी दिखाई है। राज्य में ग्रामीण क्षेत्र के उन गांवों के लिए महाग्राम योजना की शुरुआत की गई थी जिनकी आबादी 10,000 से ज्यादा हो। इस योजना के तहत गांवों में शहरों के ही तर्ज पर सीवरेज सिस्टम चालू करना है। इसके लिए 129 गांवों का चयन किया गया। हाल फिलहाल प्रदेश में 20 गांवों में महाग्राम योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रथम चरण में है, जबकि 38 गांवों में द्वितीय और 71 गांवों में तृतीय चरण में। हरियाणा गांवों में हालात बदलने को लेकर मौजूदा सरकार खूब कोशिशें कर रही है। गांवों में ऑनलाइन सेवाएं भी इसी क्रांतिकारी सोच का हिस्सा रही हैं। हालांकि इन तमाम कोशिशों को विपक्ष अपने अपने अंदाज से देखता और परखता रहा है, लेकिन इतना जरूर रहा कि जितने हाईटेक एक्सपेरिमेंट मौजूदा सरकार के पहले और दूसरे शासनकाल में हुए, उतने शायद ही कभी हुए हों। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी हाँ, तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि गांव की हालात क्या है। इसी हालात पर हम चर्चा आज करने वाले हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं, उनसे मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों की तरफ एक एक करके बढ़ेंगे। पहले चूंकि स्थिति को जरा समझे अपने मेरे वरिष्ठ सहयोगी के जरिए। पवन, वाकई ये एक बहुत बड़ा मसला है कि कोशिशें तो बहुत होती हैं, योजनाएं बहुत लागू की जाती हैं, जमीनी स्तर पर उनको उतारने की भी कोशिश होती है और उनकी एक दूसरा चेहरा भी उनका दिखाया जाता है, लेकिन असल में जब हकीकत टटोलते हैं तो कुछ और ही निकलता है। बिल्कुल साकेत, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार योजनाएं लेकर आती है और उस योजना के तहत जो है वो एक तरह से विकास डेवलपमेंट जो होनी चाहिए उस को ही करने का मकसद रहता है। अब जिस योजना की हम बात कर रहे हैं, जो योजना है गांव को महान बनाने की बात की जा रही है कि गांव में जो है वो शहरों की तर्ज पर डेवलपमेंट हो, सीवरेज सिस्टम के साथ साथ जो है वो सॉलिड ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी जो है वो लगे और ताकि गांव की जो स्थिति है वो शहर की तरह बदल सके। लेकिन आप ये देखिए कि विधायकों के जो गोद लेने की जो योजना है, आदर्श ग्राम विधायक की योजना जो शुरू की गई, या फिर सांसदों के जो गांव के गोद लेने की योजना है, तमाम ऐसी योजनाएं आती है, लेकिन इसके बावजूद गांव की तस्वीर उतनी नहीं बदल पाती। हालांकि हरियाणा सरकार जो पिछले 5 साल के पूर्ण बहुमत के कार्यकाल में बीजेपी ने तमाम जो बड़े फैसले हैं वो डेवलपमेंट के लिहाज से किए हैं, इससे कोई दो राय नहीं है, लेकिन कई बार योजनाएं जो है वो कागजों में दम तोड़ती है। और इसका उदाहरण आप उन गांव की विजिट करके देख सकते हैं जिन गांव को सांसदों ने और विधायकों ने गोद लिया हुआ है। बहुत जो है वो
ऐसे गांव आज भी हरियाणा में है जो गोद लिए हुए हैं, जो गोद में ही है, चल नहीं पाए हैं, पैदल नहीं चल पाए, क्योंकि वहां पर जो है वो राजनीतिक लिहाज से क्या फायदा हो सकता है उस समीकरण को देख लिया जाता है, लेकिन असली तस्वीर जो गांव की बदलनी चाहिए वो नहीं बदल पाती है। अब जो ये योजना है, इस योजना में 10,000 की आबादी का एक क्राइटेरिया रखा गया है कि 10,000 की आबादी से ज्यादा या 10,000 तक की आबादी वाले जो गांव हैं उन गांव में शहर की तर्ज पर डेवलपमेंट होगी। अब जब किसी गांव की आबादी अगर थोड़ी कम रहती है तो अधिकारी पूरा प्रोसेस जो कंप्लीट होकर फाइल जो बनती है उस योजना के तहत डेवलपमेंट की, तो उसको जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता। तो इस तरीके की तमाम छोटी छोटी दिक्कतें बताकर जो जी काम पवन, सिरे एक चढ़ जाना चीज चाहिए वो एक नहीं चीज चढ़ मैं पाते। ये ऐसी समझना तमाम चाहता हूँ दिक्कतें जो आपसे। सामने आती है। जी और जी मैं ये समझना चाहता हूं कि योजनाओं को गठन करने का काम जी सरकारों का है, सरकारी योजनाएं बनाती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। क्या हम ये भी मान सकते हैं पवन कि लूप होल्स प्रशासन की तरफ है, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है लेकिन उस पर पैनी नजर शायद वो ना रख पाए हो और प्रशासन की तरफ से ढिलाई बरती गई? बिल्कुल, देखिए तमाम ऐसी योजनाएं बनती है, निश्चित तौर पर सरकार जो है वो विकास की दृष्टि से तमाम फैसले करती है और बाद में उन योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का जमीनी स्तर पर उनसे उन्हें उतारने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। और प्रशासन जो है वो अगर उसको उतनी गंभीरता के साथ, उतनी सख्ती के साथ अगर नहीं अपनाता है तो फिर वो योजना जो है वो अधर में लटक जाती है। और ऐसी एक नहीं कई जो है वो चीज़ें आप देख सकते हैं, चाहे वो जिस योजना की ये बात हो रही है, इस योजना में अभी कुछ गांव को फर्स्ट फेज में लिया गया है, कुछ गांव को सेकंड फेज में लिया गया है, कुछ गांव को थर्ड फेज में लिया गया है, लेकिन अभी उन गांव की असलियत क्या है, उन गांव की हकीकत क्या है, इन योजना के तहत उन गांव के आने के बाद भी कितनी उनकी तस्वीर बदल पाई है या फिर कितना वहां पर काम हो रहा है, ये तय करना ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन प्रशासन का उदासीन रवैया कहें या यूं कहें कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो उस काम को उतनी गंभीरता से लेना ही नहीं चाहती जिस नीति के साथ सरकार ने उस योजना को तैयार किया है। मेवात के नूद क्षेत्र के जो है वो बहुत ऐसे गांव हैं जिनको राष्ट्रपति की तरफ से जो है वो उनमें डेवलपमेंट के लिए अलग से जो है गोद लिए हुए गांव हैं, उनमें अलग से जो है वो डेवलपमेंट के लिए राशि दी जा रही है। लेकिन वहां पर जो निचले स्तर पर यानी प्रशासनिक लेवल पर जो काम जिस तरीके से होना चाहिए वो काम उस स्पीड से, उस गति से नहीं हो पाता। और यही वजह है कि योजना कागजों में उलझी रहती है। और जो सबसे बड़ा उदाहरण है जो विधायकों के आदर्श ग्राम योजना जो है विधायकों के गोद लिए गांव की, उन गांव में आज आप हालात देखेंगे तो उन गांव में बहुत सारे ऐसे गांव आज हैं जिनमें जिस तरीके से विकास कार्य होने चाहिए, जो लोगों की मांग है उसके मुताबिक काम नहीं हो पाते। और खासतौर पर एक ये भी बड़ी दिक्कत रहती है, योजना को बना दिया जाता है लेकिन जिनके लिए योजना बनाई जाती है उनसे जो है उस मामले में सलाह नहीं लिया जाता है या फीडबैक नहीं लिया जाता है, तो फिर वो योजना जो है वो जिस लेवल पर बैठकर तैयार की जाती है उस तरह से इम्प्लीमेंट निचले स्तर पर नहीं हो पाती है। पवन, मैं लौटता हूं आपके पास। 3 खास मेहमान इस पंचायत में और जुड़ चुके हैं। रेणु भाटिया जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बालमुकुंद जी कांग्रेस की तरफ से और ओंकार जी हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसी क्या वजह है रेणु भाटिया जी कि जो सरकारें योजनाएं बना रही हैं उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं और साथ ही साथ उन योजनाओं का ज़मीनी स्तर पर कितना परवान वो योजनाएं चढ़ पाती हैं, इसके लिए भी कुछ खास हो नहीं पा रहा। हम महाग्राम योजना की बात कर रहे हैं, इसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। साकेत, सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जो उत्तर है वो आज रफाल की जो आज यहाँ पर एंट्री हुई है देश में और हरियाणा की भूमि में अंबाला में जो उतरे हैं रफाल एक सक्सेसफुल मिशन के तहत, मैं उसकी बधाई दूंगी। और रफाल से ही शुरू करूंगी बात कि वो भी एक ऐसा मिशन था जो इस सरकार ने शुरू किया था, जैसे आप आज इस ग्रामीण योजना को एक सब्जेक्ट के तौर पे आपने लिया है। जिस मिशन को माननीय मोदी जी शुरुआत करते हैं, सोचते हैं, देश के भविष्य को देखते हुए सोचते हैं, उस मिशन को जरूर पूरा करते हैं। उसी मिशन के तहत हर गांव में तरक्की, गांव को शहरों के मुकाबले। तो आप फरीदाबाद में हैं। जी तो फरीदाबाद तो स्मार्ट सिटी बन गया होगा। बिल्कुल, इसमें कार्य चल रहे हैं स्मार्ट सिटी के। आप कभी ये तो 2014 से चल रहे हैं मैडम।
ये भी एक राफेल ही हो गया, चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, काम हो ही नहीं रहा, पता नहीं कब बनेगा। देखिए साकेत, ये आप इसलिए कह पा रहे हैं, अब तक हमारे लोगों को ना आदत नहीं थी काम देखने की, क्योंकि काम किए ही नहीं जा रहे थे। रेनू भाटिया जी, ढांचे जब को इस गांव स्मार्ट सिटी वाला की बात हुई थी ना, तब ये गा- नहीं कहा गया था भारत कि का हम अपने गांव दूसरे ऐसी टेन्योर में, ऐसा दूसरे नाम कार्यकाल में देने इसको की पूरा प्रचलन करेंगे। प्रथा तब चली तो हुई थी। तब तो ये इसलिए हिंदुस्तान में जब 100 से शहरों की हमारी बात आई सरकार थी कि 2014 से 100 बनी, स्मार्ट सिटीज एक पूरे मिनट, हिंदुस्तान में साकेत, बनाए मैं जाएंगे, आपकी बात को करनाल पूरा और कर दूं। प्रदूषित फरीदाबाद। शहरों की सूची में अव्वल नंबर पर आ गया है। बिल्कुल। इस बात का मायने रह जाएगा। आप ये देखिए, फरीदाबाद आज 2014 से जब से प्रदूषित जो भाजपा शहर है की उनमें सरकार सबसे बनी अव्वल है, नंबर पर है। स्मार्ट बनने का तो रेणु भाटिया जी बताएंगे, लेकिन प्रदूषित शहरों में सबसे नंबर 1 आज फरीदाबाद है। बताइए रेणु जी। कि मुझे नहीं पता किन आंकड़ों के तहत कह रहे हैं। जरूर ये वाले आंकड़े 4-5 वर्ष आए थे कि एनवायरनमेंट की दृष्टि से, पोल्यूशन की दृष्टि एनजीटी के से ही आंकड़े मैडम। फरीदाबाद नंबर 1 आ रहा है। परंतु आज की डेट में आप देखिए, कोई भी इंडस्ट्री पोल्यूटिंग नहीं है। हर इंडस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटेटर्स लगाए गए हैं और मैक्सिमम प्लांटेशन फरीदाबाद में किया गया। हमारे पूर्व मंत्री हुआ करते थे माननीय विपुल जी, उन्होंने लगभग 5 लाख का फरीदाबाद में जो है वृक्षारोपण को स्टार्ट किया था। उसी तर्ज में आज भी वृक्षारोपण यहाँ के माननीय बस एमपी हो रहा महोदय है के ना। माध्यम से किया जा रहा चलिए है। तो रेणु ऐसा भाटिया नहीं जी, है आप ये कह रही हैं कि कोई कार्य जी नहीं हो रहा। हाँ, स्मार्ट बात सिटी ये तो है कर कि ही हम देंगे, लोगों को आदत कर ही नहीं देंगे। कि चलिए अच्छा आप कर ही काम देखने दीजिएगा, की, इंतजार है हम लोग इंटरव्यू को देखने की, 2014 से इसलिए हम लेकर इस तरह के। की बात कर सकते हैं। अब देखिए अब कब तक हो पाता है। बालमुकुंद जी। देखिए, जब कोई कार्य शुरू होता है ठीक है मैडम, ठीक। भी अच्छा होता है। जब शुरुआत काम अच्छी शुरू की होता गई है तो उसकी एक end भी डेडलाइन भी अच्छा तय होगा। होती है। 2014 में मोदी सरकार पहली बार आई सत्ता में और उस समय ही यह तय हुआ था, लेकिन अब 2019 के बाद दूसरी बार सत्ता में आ गई, अभी भी काम चल रहा है। खैर बालमुकुंद जी, क्या कहना चाहेंगे? योजनाएं तो आती हैं, इंप्लीमेंट करने की कोशिश भी होती है, लेकिन हो नहीं पाता। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपको भी और पवन सिंह जी को भी। जो है आप जैसे लोगों से प्रजातंत्र मजबूत होगा। सवाल पूछना, मीडिया प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर आप लोग इस तरीके से सवाल पूछेंगे सरकारों से, हुक्मरानों से, तो इनको काम करने के बारे में सोचना पड़ेगा। 2014 में मैं आपको प्रश्न भी करना चाहूंगा, 100 शहर बसाने की बात हुई थी, स्मार्ट सिटी बसाने की जी। उसके 1-2 साल के बाद इन्होंने परिवर्तन किया कि जो शहर हैं उनको स्मार्ट बनाया जाए। उनकी लिस्टें जारी हुई, कोई काम नहीं हुआ। खुद प्रधानमंत्री जी ने गांव को गोद लेने की बात की, जैसे पवन सिंह भाई ने बताया कि वो गांव गोद में ही है, पैदल नहीं चले हैं। निर्मल गांव की इन्होंने बात रखी, साक्षर गांव की इन्होंने बात रखी, चले गांव की और बात रखी। केवल जुमले, खुद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको भी मुबारकबाद, वो सच बोलते हैं कि ये चुनावी जुमले हैं। धरातल पर काम करने का बीजेपी का ना तजर्बा है, ना इनका कोई मोटिव है, ना कोई उद्देश्य है। ठीक है, लोगों को लड़ा करके, लोगों में भ्रम फैला करके सत्ता में आए हैं। तो मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कोई एक ऐसी चीज बता दे जो इन्होंने जिम्मेवारी के साथ चुनाव में अपना वादा किया हो और उसके पूरा किया हुआ। कोई एक वादा हरियाणा में बता दें। ठीक तो है बालमुकुंद जी, ठीक है बालमुकुंद जी, मैं लौटता हूँ आपके पास लौट रहा हूँ। ओंकार जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक जवाब मुझे रेणु भाटिया जी से चाहिए, उसके बाद मेरी आपसे बेनती है, सबको बराबर का टाइम। बिल्कुल आपको टाइम देंगे, आपको बिल्कुल टाइम देंगे। रेणु भाटिया जी, अच्छा ये बता दीजिए, हरियाणा के कितने गांवों का कायाकल्प कर दिया आप लोगों ने? ये फैक्ट एक रख दीजिएगा तो ओंकार जी के लिए भी आसान हो जाएगा आपको काउंटर करना। कितने गांवों की तस्वीर आपने बदल दी? देखिए, मुझे ओंकार जी की बात सुनाई नहीं दे रही थी ऑडियो की, मेरे को लगता है कुछ प्रॉब्लम होगी, मुझ तक उनकी आवाज नहीं पहुंची, इसलिए मैं जान नहीं पा रही हूँ उन्होंने क्या कहा है। परंतु अपने तरफ से मैं आपको ये बता रही हूँ कि 129 गांव को सुधार की दृष्टि से देखने का ये प्रयोजन किया जा रहा है कि हम 2-3 चरणों में अलग अलग क्षेत्रों में इन गांवों मैं को ये आगे पूछ रहा हूँ कि ये छठा साल है आप लोगों का, कितने गांव की तस्वीर बदल दी गई है अभी तक? देखिए, बहुत से, आप पलवल की तरफ जाए, बहुत से ऐसे गांव हैं। नहीं, कोई आंकड़ा अगर आप रख देती रेणु भाटिया जी की, अगर फिगर्स रख देती तो बता दीजिए, कोई नंबर अगर हो तो वो बता दीजिए। देखिए, पलवल और फरीदाबाद के क्षेत्र के आसपास के कई गांव मैं जानती हूँ जहां मैंने देखा भी है। नंबर नहीं है, नंबर नहीं, मुझे लगा नंबर होगा तो मैं ओंकार जी के पास जाऊंगा। ठीक है रेणु भाटिया जी, नंबर के लिए आपको फोन किया था मैंने, आपसे ये सवाल किया था मैंने। इसलिए नहीं कहूंगी
गलत अब इंफॉर्मेशन आपको इसलिए नहीं दूंगी ठीक है, क्योंकि किसी गांव में सीवरेज पूरा हुआ है, ठीक किसी है, में रोड ठीक है, बनी ठीक है, है, ठीक किसी है। में पानी ओंकार जी की के पास रुक कर समस्याओं लेते को हैं। दूर ओंकार किया जी, गया है, आपसे भी यही 100% सवाल है। बिजली की योजनाएं पूर्ति बन की रही गई है। हैं, इस तरह योजनाएं से अलग अमली अलग जामा भी गांव उसको में अलग पहनाया अलग जा रहा है, कार्य लेकिन हुए, किस इसलिए हद तक हो रहा है, 100% आंकड़ा हो मैं भी आपको रहा है या नहीं, दूंगी गलत। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कितनी तस्वीर बदल दी है भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार ने हरियाणा के भाई गांव साहब, की? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। पिछले 6 वर्षों में पूरे भारत में 2 काम तो बहुत बढ़िया हुए हैं। एक तो इन्होंने जुमले बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं, दूसरा इन्होंने योजनाएं बहुत दी हैं, कार्यान्वयन नहीं हुआ उन योजनाओं का। अगर ये स्वच्छता की और सीवर की बात करते हैं बड़े गांव की, तो जी। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था। क्या ये गांव जिसमें योजना शुरू करने जा रहे हैं वो भारत से बाहर के हैं? पिछले 6 सालों से स्वच्छ भारत अभियान शुरू है और बड़े बड़े नेताओं ने बड़े बड़े झाड़ू उठा के बहुत सारे झाड़ू लगाए थे सड़कों पे और पूरा इंडिया साफ कर दिया था। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि उस स्वच्छ भारत अभियान का क्या हुआ? उसमें अरबों खरबों रुपए ये लोग इधर उधर कर दिए इन्होंने, और वही डाक के 3 पार। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, आदर्श ग्राम योजना इन्होंने एमपी एमएलए के लिए शुरू करी थी और लगभग 700 गांव एमपी ने अपने गोद लिए थे। आज उन गांव की पोजीशन जो 2019 अप्रैल की रिपोर्ट है उसके अनुसार उस गांव में से 70% गांव की पोजीशन बद से बदतर हो चुकी है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं अपना गांव जयापुरा गांव वाराणसी क्षेत्र में लिया था। अप्रैल 20 2019 की रिपोर्ट देख लीजिए, उस गांव में लिया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसलिए था गोद में कि उसको विश्व पटल पर हम दिखाएंगे कि विश्व स्तरीय गांव क्या है। आज तक उस गांव में सीवर नहीं डल पाया। बहुत शर्म की बात है। ठीक है, एक गांव मोदी जी ने गोद लिया, ठीक है ओंकार जी, उसमें सीवर नहीं बन पाया। अब ये जरा लोग क्या योजनाएं चंडीगढ़ का देके, रुख कर लेते नई हैं। नई मेरे योजनाएं वरिष्ठ देके सहयोगी जनता को मेरे साथ जुड़े भ्रमित हुए हैं। करते पवन, हैं। आपका हर कोई दूसरे सवाल? दिन पवन नई किसी के योजना लिए? दे देते हैं, लेकिन उसमें काम ठीक है, कार्यान्वयन नहीं करते। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, 10,000 से ज्यादा आबादी वालों में इन्होंने 129 गांव लिए। ठीक है, हरियाणा में कितने गांव हैं? ठीक है ओंकार जी, एक सेकंड रुक, 10,000 एक से सेकंड ज्यादा रुक रहा हूं वाले लिए, तो 10,000 से कम वाले ठीक है गांव का ओंकार क्या जी, करोगे आप? ठीक है ओंकार जी। पवन, आपका कोई सवाल किसी के लिए? बिल्कुल, देखिए मेरा भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता हैं उनसे ये सवाल है कि पिछले 5 साल आप फुल मैंडेट के साथ हरियाणा में सरकार में थे, अब आप गठबंधन में सत्ता में हैं। 6,500 से ज्यादा हरियाणा में जो है वो ग्राम पंचायतें हैं। कोई ऐसा आंकड़ा हो, कोई ऐसी जानकारी हो कि आपने 100,000 कोई ऐसा नंबर हो जो आप बता दें कि हमने इतने गाँव में इन जिलों में इतनी डेवलपमेंट की कि आज जो है वो गांव दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल बन गए हों, या वहां पर दूसरे राज्यों के लोग आकर ये देखते हो कि ये गांव हरियाणा के वाकई में जो डेवलप हुए हैं और सरकार की एक अच्छी और बढ़िया योजना के जरिए वो डेवलप हुए हो। कोई ऐसा आंकड़ा हो? कोई जवाब नहीं। रेणु भाटिया जी बोलिए। देखिए साकेत, मैं पवन जी की बात को बिल्कुल सही मानती हूँ और मैं दोबारा से वैसी बात को दोहराऊंगी कि अपने राज्य के सभी गांव को कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में हमने कार्य में छुआ है। कहीं पर मैंने अभी बताया आपको कि हर गांव को 100% काम नहीं हुआ, तो 80% 70% काम कई गांवों में हुआ है, जिनमें हमने सिवरेज लाइन डाली कई गांव में, कई गांव के एंड तक टेल तक पानी गया, कई गांव में दिक्कत यहीं पर हो जा रही है रेणु भाटिया जी, दिक्कत यहीं पर हो जा रही है। जब आप कई गांव कह रहे हैं तो फिर हमें वो फैक्ट्स नहीं मिल रहे। अगर वो फैक्ट्स मिल जाते कि हाँ आपने इतने गांव में, आपकी सरकार ने इतने गांव में ये सीवरेज प्लांट लगाया है, ये ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है इतने गांव में, अगर वो आंकड़ा मिल जाता ना रेणु भाटिया जी तो अच्छा हो जाता। अभी तो कई में तो 2 भी आ जाएंगे, कई में 20 भी आ जाएंगे, कई में 200 भी आ जाएंगे, कई में 2,000 भी आ जाएंगे। तो उस कई की कोई परिभाषा तो आज तक तय ही नहीं हुई। कई का मतलब ये हुआ कि गलत आंकड़े देने से बेहतर है नहीं कि तो ये आंकड़ा होना चाहिए था ना रेणु भाटिया जी। जब आपको पता था कि आज इस गांव के मसले पर ही डिबेट है तो ये आंकड़ा आपके पास होना चाहिए था। आपकी सरकार के पास होगा ही होगा कहीं ना कहीं से। चलिए, बाल मुकुंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बाल मुकुंद जी आई चर्चा में। अलग-अलग गांव में अलग-अलग। ठीक है, नहीं ये आंकड़ा होना चाहिए था आपके पास। डिबेट में अगर आप आई हैं तो ये आंकड़ा तो होना ही चाहिए था। बाल मुकुंद जी बोलिए। बनाए हैं
इससे बेहतर कोई आंकड़ा नहीं जिसमें हमने हर गांव को छूने का कार्य किया। ऐसा नहीं किया कि पर्टिकुलर एक गांव में कार्य करें और दूसरे में ना करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ठीक है रेणु भाटिया जी, ठीक है, जरा बाल मुकुंद जी को भी सुन लीजिए। हर एक विधानसभा बाल में मुकुंद जी कार्य को शुरू सुन लीजिए। करके उन्होंने मुख्य विपक्षी पार्टी है ये, विधानसभाओं में भी कार्य शुरू करवाया। उनके प्रवक्ता को भी सुन लीजिए। कार्य नहीं है। ठीक है रेणु भाटिया जी, बोलिए बाल मुकुंद जी। जी, मैं साकेत जी ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, आज इनके पास आंकड़े नहीं है, वैसे आंकड़े होने चाहिए। सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर ये भाजपा की प्रवक्ता बैठते हैं जी। तो इनके पास आंकड़े होने चाहिए ताकि हम भी इनसे सवाल जवाब कर सके। अब ये खुद ही करें कई गांव, ये तो 70 साल से विकास हो ही रहा है इस देश में जी। कांग्रेस के शासन में विकास हुआ ही है। आंकड़े ऐसे बताने के जैसे हम बता सकते हैं कि हमने पावर प्लांट लगाए, खेतड़ में लगा, झाड़ली में लगा, खानपुर प्लांट लगाया, यमुनानगर में लगा, हमने कॉलेज बनाए, जींद में हमने कॉलेज बनाया, भगवान परशुराम कॉलेज हमने यमुनानगर में बनाया, और चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी हमने बनाई, खानपुर कलाम में हमने पीजीआई बनाई, महिला विश्वविद्यालय बनाया, कैथल में हमने यूनिवर्सिटी बनाई। इस तरीके से इनके आंकड़े टिप्स पे होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ सरकार ने पिछले 6 साल में जो कुछ नहीं किया है, ये 4 साल इनके पास है, ये इस तरीके के कम से कम एक स्थापित करें आयाम कि किसी एक गांव को आदर्श गांव बना दे, किसी एक गांव को पकड़ ले उसको आदर्श गांव बना दे। ठीक है, बजाय ये कहने के कई गांव हैं, तो कई का बिल्कुल आज हमें बोलने का मौका इसलिए कम मिलेगा क्योंकि आप ही अच्छा सवाल जवाब कर रहे हैं। कई का संख्या ही नहीं है, एक गांव है, 100 गांव है, 10 गांव है, नहीं है। तो साकेत जी अब क्या कह सकते हैं जब बीजेपी के प्रवक्ता के पास ना कोई आंकड़ा है ना कोई जवाब है। बालमुकुंद जी, हम तो सवाल और बहुत पूछ सकते हैं, लेकिन ओंकार जी के पास चलते हैं। ओंकार जी, भारतीय जनता पार्टी ये तो कह सकती है ना कि खुले में शौच मुक्त एक तरीके से प्रदेश देने की जो बात थी, गांव-गांव तक रसोई में गैस सिलेंडर पहुंचाने की बात, इसके अलावा जिस तरीके से ग्राम पंचायतों के इलेक्शन में हमने देखा पढ़े लिखे पंच हों, इसके लिए सरकार फैसला लेकर के आई, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको अप्रिशिएट तो करना पड़ेगा। ओंकार जी बोलिए। हाँ जी साकेत जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा पिछले 6 साल से इन्होंने सिर्फ आंकड़ों के जाल में जनता को उलझाया है। कोई भी कार्य करने के लिए नियत और नीति स्पष्ट होनी चाहिए। ना तो इनकी नीति स्पष्ट है ना नियत स्पष्ट है। ये आपस में एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। पिछले 5 साल का देख लीजिए आंकड़ा और अब का देख लीजिए। अब ये 2 दल है, दोनों एक दूसरे की लातें खींच रही हैं। नहीं, ये किसी भी चीज ओंकार जी, मैं कुछ और पूछ रहा था आपसे। एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैं जो पूछ रहा था ओंकार जी आपसे कि क्या आपको ये नहीं लगता कि पंच, अब पढ़े लिखे पंच जो हरियाणा, पहली बार हरियाणा एक उदाहरण पेश कर रहा है पूरे हिंदुस्तान के लिए कि अगर पढ़ा लिखा पंच होगा तो ये तो गांव के लिए अच्छी बात है ना। साकेत जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। एजुकेशन लेवल तो सरपंच के लिए, एमएलए के लिए, एमपी के लिए, सबके लिए निर्धारित होना चाहिए। लेकिन आप मेरी छोटी सी बात सुनिए, ये बीजेपी वाले इवेंट को मैनेज करके जनता का ध्यान भटकाने में माहिर हैं। आज राफेल आए, इसकी हमारे सारे भारतीयों को खुशी है, लेकिन उस राफेल को इन्होंने ऐसे इवेंट बना दिया जैसे राफेल इन्होंने खुद मैन्युफैक्चर किया हो। राफेल हम परचेज करके आए हैं, हमारी शान है, हमारे भारत की शान, हमारी सेना की शान बना। लेकिन इन्होंने ऐसा इवेंट पेश किया, भारत में आज 2000 से ज्यादा हमारे पास फाइटर जेट है। क्या वो किसी दूसरे देश से नहीं आए थे? आज से पहले किसी ने देखा ऐसी इवेंट मैनेजमेंट को? ये इवेंट मैनेजमेंट करके जनता का ध्यान अवास्तविक मुद्दों से भटकाकर दूसरे मुद्दों पे ले जाते हैं। ये एक इवेंट को इतना बड़ा करके दिखा ओंकार जी, अभी आप तो वही कर रहे हैं। कोई प्लानिंग नहीं है इनकी, कोई प्लानिंग नहीं है। ओंकार जी, अभी आप भी वही कर रहे हैं, सिर्फ जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। ओंकार जी, अभी आप भी यही कर रहे हैं के बारे में बताना। असल मुद्दों से आप भी हट रहे हैं, असल मुद्दों से आप भी हट रहे हैं। ओंकार जी, मैंने आपसे सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी ने पढ़ा लिखा सरपंच लाने का फैसला किया, भारतीय जनता पार्टी ने खुले में शौच मुक्त करने की बात कही थी, उसको इम्प्लीमेंट किया, भारतीय जनता पार्टी ने गांव-गांव में रसोई में सिलेंडर गैस सिलेंडर पहुंचाने की बात की। मेरा सवाल ये था, आप इवेंट मैनेजमेंट पर चले गए तो आप भी तो मुद्दे से भटका ही रहे हैं। जिनपे गैस सिलेंडर नहीं है, आप भी तो मुद्दे से भटका रहे हैं साहब। की बात करते हैं, लेकिन जब एक सिलेंडर लेने के लिए जाती है महिला, तब उसको पता लगता है कि उसको क्या दिक्कतें आती हैं। ये कागजी योजना तो बना देते हैं, लेकिन उसका कार्यान्वयन किस लेवल पे हो रहा है ये नहीं देखते हैं। मैं आदर्श भारत ग्राम योजना की बात करना चाहूंगा। उसमें इनका था 2014 में इन्होंने योजना शुरू करी थी और 2500 गांव गोद लेने का प्लान था। अभी तक सिर्फ 700 गांव गोद लिए गए और उन 700 गांव में भी 70% की हालत
जैसे गांव पहले थे उससे भी बदतर हो चुकी है। ये पिछली योजना को ही सही चलिए, तरीके से अगर कार्यान्वयन कर ठीक ले है। तो हरियाणा का भला हो पॉलिटिकल सकता है। पंचायत में आप योजना- तमाम लोग जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये पॉलिटिकल पंचायत जिसमें आज आपके गांव की हमने बात की, सरकार का भी पक्ष हमने रखने की कोशिश की और विपक्ष को भी पूरा मौका दिया कि वो भी अपनी बात रखे। अब सरकार के पास आंकड़े नहीं हैं तो ये सोचने वाली बात है। अब आप तय कीजिए कि आज के इस पंचायत में जो बहस हुई उसका फैसला क्या निकल रहा है आज की पेशकश में। बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।